तारीख थी 28 जनवरी 2026। एक ऐसा विमान हादसा जिसने सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बड़े राजनीतिक चेहरे की जान चली गई और पीछे छूट गए कई सवाल। तो आज हम आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। सुबह के 8:10 मुंबई से एक चार्टर विमान ने उड़ान भरी। मंजिल थी बारामती। ये एक चुनावी यात्रा थी, एक बिल्कुल रूटीन का सफर, जैसा कि नेता अक्सर करते हैं। भला किसे अंदाजा था कि ये छोटी सी उड़ान एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदलने वाली है। बस 36 मिनट बाद जब विमान बारामती में उतरने ही वाला था, रनवे के पास एक भयानक हादसा हो गया। प्लेन क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई और कुछ ही पलों में जो एक आम सी यात्रा थी वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना में तब्दील हो गई। तो इस हादसे ने पूरे देश का ध्यान क्यों खींचा? वजह थी वो शख्सियत जो इस विमान में सवार थी। ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी। ये उस नेता की मौत थी जिन्हें महाराष्ट्र में लोग प्यार और सम्मान से अजित दादा कहकर बुलाते थे। अजित पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। करीब 66 साल की उम्र में वो राज्य की राजनीति का एक ऐसा नाम थे जिसे हर कोई जानता था। एनसीपी के एक बहुत सीनियर लीडर। और बारामती, अरे वो तो सिर्फ उनका चुनाव क्षेत्र नहीं था, वो उनका घर था, उनकी पहचान थी। वो वहां एक लोकल चुनावी सभा के लिए ही जा रहे थे। इसीलिए इस हादसे का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बहुत ही पर्सनल भी था। अच्छा, जिस विमान में ये सब हुआ वो कोई बड़ा सा पैसेंजर प्लेन नहीं था जिसमें हम आप सफर करते हैं। ये एक छोटा प्राइवेट चार्टर जेट था, बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 XR। फायदा ये होता है कि ये तेज होते हैं और छोटी छोटी हवाई पट्टियों पर भी आसानी से उतर सकते हैं। इसीलिए वीआईपी मूवमेंट के लिए इनका इस्तेमाल काफी कॉमन है। ये जो जेट था ये दिल्ली के कंपनी वीएसआर एविएशन का था और करीब 16 साल पुराना था। विमान में कुल 5 लोग थे। डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, पायलट और को पायलट। और दुख की बात यह है कि टक्कर और आग इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी नहीं बच सका। तो चलिए अब इस हादसे के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। उस घटनाक्रम को मिनट दर मिनट समझते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल था और फिर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। और हाँ, ये सारी जानकारी एटीसी रिकॉर्ड्स और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयानों पर आधारित है। सुबह 8:10 प्लेन मुंबई से टेक ऑफ करता है। 3 मिनट बाद 8:13 पर बारामती एयरफील्ड से पहला कांटेक्ट होता है। 8:18 पर पुणे एटीसी से हैंड ऑफ मिल जाता है, जिसका मतलब था कि अब पायलट को विजुअली लैंड करना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर 8:44 पर लैंडिंग की फाइनल क्लियरेंस मिलने के सिर्फ 1 मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी और हो सकता है कि यही इस पूरे हादसे की सबसे अहम कड़ी हो। देखिए, बारामती कोई मुंबई दिल्ली जैसा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इसे अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो वहां जमीन पर कोई एडवांस्ड एटीसी टावर नहीं होता जो पायलट को गाइड करे। सारा का सारा दारोमदार पायलट के अपने तजुर्बे और विजुअल जजमेंट पर होता है। मतलब पायलट पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है और दबाव भी। प्लेन ने लैंडिंग की पहली कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। उसे अबॉर्ट करना पड़ा। तो सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या ये किसी आने वाली मुसीबत का इशारा था? पायलट की तरफ से एटीसी को जो मैसेज गया वो था, रनवे दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि घना अंधेरा था। हो सकता है धुंध हो या विजिबिलिटी कम हो, जिससे लैंडिंग करना खतरनाक हो सकता था। ऐसे में पायलट ने एक बहुत ही सही और प्रोफेशनल फैसला लिया। उसने लैंडिंग को एबॉर्ट किया और प्लेन को वापस ऊपर ले गया। एविएशन की भाषा में इसे गो अराउंड कहते हैं और ये एक बहुत ही नॉर्मल और सेफ प्रोसीजर है। गो अराउंड के बाद प्लेन ने दूसरा चक्कर लगाया और लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। और यहीं पर ये पूरा मामला और भी उलझ जाता है। इस बार पायलट का मैसेज था, अब रनवे साफ दिख रहा है। इस एक मैसेज से लगा कि बस अब सब ठीक है, लैंडिंग आराम से हो जाएगी। 8:43 पर एटीसी ने लैंडिंग की फाइनल क्लियरेंस दे दी। नियम यह कहता है कि पायलट को यह मैसेज कंफर्म करने के लिए दोहराना होता है, जिसे रीड बैक कहते हैं। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन इस बार पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई रीडबैक नहीं। और इसके बस कुछ ही सेकंड्स बाद 8:44 पर वो विमान रनवे से सिर्फ 100-200 मीटर पहले एक खुले मैदान में क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया।
तो हादसा हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब पायलट ने कहा था कि रनवे साफ दिख रहा है, तो उन आखिरी कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या गलत हो गया? और यहीं से शुरू होता है जांच एजेंसियों का काम। देखिए, किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में सबसे जरूरी चीज होती है ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर असल में दो चीजें होती हैं। एक, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, डायरेक्शन, ये सारी टेक्निकल जानकारी रिकॉर्ड करता है। और दूसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट के अंदर की सारी बातें, पायलट की बातचीत, हर आवाज रिकॉर्ड करता है। इन दोनों की जांच से ही ये पहेली सुलझ सकती है कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, ये बात साफ कर दें कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तो किसी एक नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं, मतलब डीजीसीए और एआईआईबी, वो कुछ थियरीज पर काम कर रही हैं। तो क्या क्या वजहें हो सकती हैं? एक थ्योरी ये है कि लैंडिंग के ठीक पहले प्लेन का कंट्रोल अचानक चला गया हो, या फिर कोई अचानक आई टेक्निकल खराबी, जैसे इंजन में या कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ी। पायलट एरर की संभावना को भी देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि पायलट काफी अनुभवी थे, तो इस पर बहुत सावधानी से जांच हो रही है। और एक एंगल ये भी है कि क्या 16 साल पुराने प्लेन के सिस्टम्स में कोई कमी थी? और हाँ, एक बात जो अधिकारियों ने बिल्कुल साफ कर दी है कि अभी तक किसी भी तरह की साजिश या तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं है। इसे एक प्योर एक्सीडेंट, यानी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर ही जांच आगे बढ़ रही है। जाहिर है, इस हादसे के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर थी। अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, और राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया। ये राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये घटना एक रिमाइंडर है कि एविएशन, जिसे इतना सेफ माना जाता है, उसमें भी एक छोटी सी गलती या चूक कितनी भारी पड़ सकती है। असली वजह तो ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर ये खराब मौसम, पायलट का फैसला और प्लेन की लिमिटेशंस, इन सब को मिलाकर बनी एक दर्दनाक चेन ऑफ इवेंट्स थी? इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।